नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और कचहरी के इस खास एपिसोड में आप सभी का आज बहुत स्वागत है। इस रात की सुबह बिहार में पहले चरण के चुनाव से होगी, तो चुनाव के सारे लड़ैया वोटरों की कचहरी में हाजिर होंगे। बिहार के मतदाता ये देखेंगे कि लोकतांत्रिक इंसाफ का तराजू आखिर किस तरफ झुक रहा है। बिहार के नागरिक ये तय करेंगे कि उनके दरबार में आए चुनावी उम्मीदवारों में से वो कौन है जिसके हाथों में बिहार और उनके विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। एक तरफ बिहार के 7.5 करोड़ वोटर यह तय करेंगे कि किस दल पर जाकर बटन दबाना है, किस नेता पर भरोसा जताना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जीत पक्की करने के लिए चुनावी राजनीतिक दिग्गजों ने भी चल दिया है अपना आखिरी दांव। बिहार में 121 सीटों पर उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद होने जा रही है। उन 121 सीटों के लिए नेताओं ने लगा दी है अपनी आखिरी बाजी। इसके बाद 11 नवंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान, जिसमें 122 सीटों पर अपनी जीत के लिए नेता लगा देंगे आखिरी बाजी। तो बिहार की 243 सीटों पर प्रचंड जीत के लिए सारे दलों के नेताओं ने और उनके समर्थकों ने लगा दिया है आखिरी दांव। और जैसे जैसे दूसरे चरण का मतदान करीब आ रहा है, वैसे वैसे बढ़ने लगा है आखिरी घात और इंतजार हो रहा है कि कैसी होगी वोट से पहले की आखिरी रात। अब बिहार के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दांव पर लगी है 20 साल की सत्ता। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए दांव पर लगी है मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद। बीजेपी के लिए दांव पर लगा है अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना। तो कांग्रेस के लिए दांव पर लगा है ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के लिए दांव पर लगी है उनकी चुनाव जिताऊ चाणक्य वाली छवि। और इस आखिरी दांव के लिए आखिरी मुकाबला होगा 11 नवंबर को। उस दिन बिहार के 122 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर ये तय कर देंगे कि किसकी बनेगी सरकार और किसके खाते में बचेगी सांत्वना। अभी दूसरा चरण थोड़ा प्रचार वहां पर पिकअप नहीं हुआ है। बीजेपी की सीट बाय सीट आकलन करना अभी दूसरे चरण का बहुत कठिन है, परंतु जो ओवरऑल मैक्रो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है, एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। बिहार में एक तरफ एनडीए है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसकी कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है, तो तीसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो अपने दम पर जनसुराज पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। जो अभी स्थिति है, अगर इतना हो गया कि जनसुराज के ही एमएलए से सरकार बननी बिगड़नी है, तो आप निश्चित जानिए कि प्रशांत किशोर को कोई नहीं पूछेगा, वो सारे एमएलए खुद या तो भाग जाएंगे या सरकार उसको खरीद के ले जाएगी। क्या कॉन्फिडेंस है? ये तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात बोल रहे हैं। आपको अपने एमएलए पे इतना ही कॉन्फिडेंस? मेरे एमएलए पे आप बताइए, क्या शिवसेना वालों को अपने एमएलए पे कॉन्फिडेंस नहीं था? क्या कर्नाटक वालों को एमएलए को कॉन्फिडेंस नहीं था? तो सारे दलों और उनके प्रमुख नेताओं के सामने सबसे अहम सवाल है, किसकी किस्मत खुलेगी, यानी विजेता कौन बनेगा। विजेता बनने के लिए किन मुद्दों को आखिर तक आजमाया जा रहा है। फिर अलग अलग दल और गठबंधन की रूपरेखा कैसी है। और आखिरी दांव का आखिरी सवाल है कि किसके हाथों में आएगी बिहार की बागडोर। एनडीटीवी के पावर प्ले वाले महामंच पर बिहार चुनाव के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। उनके बयानों से ही बिहार चुनाव के तमाम रहस्यों को डिकोड किया जाएगा। हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कुचा सब में बटेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें विरासत में 2 बार डिप्टी सीएमओ बने, विरासत में मिला उन्हें। सीबीआई का डर इतना है, जब सरकार उठा कर ले जाती है तो क्या कीजिएगा। यदि सम्राट चौधरी किसी भी मामले में अभियुक्त हो
तो सम्राट चौधरी राजनीतिक तौर पर संन्यास लेना पसंद करेगा। नीतीश जी के साथ वही किया जाएगा जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया है। ये बिहार की जनता तय कर ले, क्या वो चाहते हैं कि घुसपैठी आके इस प्रदेश में राज करें। वो दिन दूर नहीं जब पता चल जाएगा कि इस चुनाव के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथों में आएगी। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये जानने की उत्सुकता सबको है और धुक-धुकी उन नेताओं की बढ़ी हुई है जो बिहार में सरकार बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। अब मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसका दल या गठबंधन चुनाव जीतेगा। एनडीए में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार तो नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए बीते 20 साल से चुनाव लड़ती आ रही है और जीतती भी आ रही है। बस 2015 का चुनाव महागठबंधन में शामिल होकर नीतीश कुमार ने लड़ा और जीता था, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा उस समय भी वही थे। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी सुशासन बाबू वाली छवि है, तो उनकी बढ़ती उम्र और गिरती सेहत कमजोरी साबित हो सकती है। हालांकि उनकी पार्टी जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी भी नीतीश कुमार की अच्छी सेहत का हवाला दे रही है। रोज 5 सभाएं कर रहे हैं। 5 गांव में बिहार में जाना अपने आप में अच्छी सेहत का परिचायक माना जाता है। दरअसल पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सेहत को ही चुनावी मुद्दा बना रहा है। नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रहेगी। अगर एनडीए बहुमत हासिल कर लेती है तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में क्या कोई अड़चन आ सकती है? पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में किस स्थान पर रहती है। पिछली बार जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 110 सीटें लड़कर ही 74 सीटें जीत ली थी। अब की बार बीजेपी और जेडीयू एक समान सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी 101 सीटों पर। अब सवाल है कि अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आ गईं, तो क्या वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेगी? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। बीजेपी बहुत चतुराई से कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। एनडीटीवी के महामंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल पर क्या कहा, उसे सुनिए। मैंने फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई एनडीए में कंफ्यूजन नहीं है, फैलाना भी नहीं चाहिए। जहां तक प्रत्याशी मुख्यमंत्री तय करने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से सारे एमएलए बैठकर इसको तय करते हैं, जो चुनाव के बाद हो सकता है। अगर आप हमारे सारे उम्मीदवारों को यहां से चुनाव आयोग बनकर निर्वाचित घोषित कर दो तो कल ही कर देते हैं। नहीं सर, वो तो बिहार की जनता को ही करना है। आखिरी दांव सिर्फ विधायक बनाने के लिए नहीं चला जा रहा, आखिरी दांव अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी चला जाता है। कुछ समय को छोड़कर बीजेपी बीते 20 सालों से बिहार की सत्ता में तो है, लेकिन नीतीश कुमार की जूनियर पार्टनर बनकर। जबकि इसी बीच महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को पीछे छोड़कर, हरियाणा में चौटाला और वंशीलाल को छोड़कर नंबर 1 की सरकार बनाई, उनके मुख्यमंत्री बन गए। सवाल यह है कि क्या बिहार में भी बीजेपी चाहेगी कि हो गया नीतीश कुमार, अब बने हमारे मुख्यमंत्री की सरकार? तो सवाल है कि क्या विधायक दल नीतीश की जगह किसी और को भी नेता चुन सकता है? आप एक बार फिर 2020 के चुनाव में चलिए। चुनाव नतीजे आए तो नीतीश कुमार की पार्टी अपने सबसे खराब प्रदर्शन के साथ खड़ी थी। अंदर खाने की खबर यह आ रही थी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से कह दिया है कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लें, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ही साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया वो भी उलझन बढ़ाने वाला ही दिखता है। भगवान करे कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूं। पार्टी जो दायित्व देती है, क्योंकि यहाँ इच्छा मर जाती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी को ये कल नहीं पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा।
लेकिन आप सबको पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का कौन होगा। आप सबको पता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सुपर पावर कौन होगा, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, टीएमसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन भाजपा का प्रेडिक्शन इस देश में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और जो बनने वाले हैं उनको भी पता नहीं। सम्राट चौधरी ने मामले को और रहस्यमयी बना दिया। सम्राट चौधरी का ये कहना कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार की रजामंदी से ही बनेगा। क्या इससे ऐसा नहीं लग रहा कि अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? अब शक और सवालों के उलझे रेशों को आप गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से समझिए जिसे उन्होंने सम्राट चौधरी के विधानसभा सीट तारापुर में उनके लिए प्रचार करते हुए दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए तो प्रधानमंत्री उनको बड़ा आदमी बनाएंगे। नीतीश जी और मोदी जी ने देश को विकसित, बिहार को विकसित किया है। और भाइयों बहनों, आप सम्राट चौधरी को जिताकर भेज दीजिए, पूरे मुंगेर जिलों को हम बिहार का नंबर 1 जिला बना देंगे, नंबर 1। अब अगर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री भी बनाना होगा तो यह किस्मत किसकी चमकेगी, ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी को देखिए तो अक्सर नए चेहरे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बन गए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए, ओडिशा में मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बन गए और दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। इसलिए अगर बिहार में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो ये भी कोई नहीं बता सकता कि वो चेहरा कौन होगा। वैसे विपक्ष तो अभी से कहने लगा है कि नीतीश कुमार की पारी इस चुनाव में घोषित हो जाएगी। हमारे लिए संख्या नहीं सहयोग महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते हैं कि रीजनल पार्टी को समाप्त करके जो है ना अपना मुख्यमंत्री बना लें। भाजपा इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश जी के साथ वही किया जाएगा जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया है। फर्क ये है कि वहां पर शिंदे जी पहले आए, शिवसेना को बाद में समाप्त किया गया। यहाँ जेडीयू को पहले मिला लिया गया है, नीतीश जी को बाद में समाप्त किया जाएगा। ये होना है। दूसरी तरफ महागठबंधन से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको तमाम रूठने मनाने के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया था। वहां तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव भी लड़ा जा रहा है और महागठबंधन को जीत मिली तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अरे मन भी जीता, दिल भी जीता और भरोसा जीता है। तेजस्वी के नेतृत्व में अगर महागठबंधन जीत गया और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो वो बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन वहां तक का रास्ता इतना आसान भी नहीं है और भरोसा जीता है। महागठबंधन के बीच सीटों का तालमेल पहले चरण के पर्चा भरने के समय तक उलझा रहा। उसका नतीजा ये है कि चुनाव 243 सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवारों की संख्या 255 है। फिर वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने जिस तरह दबाव बनाकर उप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी ली, वो भी असहज स्थिति को दिखाता है। फिर जिस पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है, वो भी तेजस्वी के नाम पर सहज नहीं दिखते। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि एनडीटीवी के पावर प्ले महामंच पर पप्पू यादव से तेजस्वी को सीएम बनाने का सवाल उठाया गया तो एक दार्शनिक जवाब देकर उन्होंने बचने का रास्ता निकाल लिया। किसी भी परिस्थिति में यदि तेजस्वी यादव को, सब लोग कहते हैं भाग से ज्यादा भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होती है, तो उसमें पप्पू यादव ना भाग में है, ना भगवान में है, ना कृपा में है। मैं कहीं हूं ही नहीं। एक दूसरी चीज, जब महागठबंधन ने एक निर्णय लिया
कि हमें हर परिस्थिति में एक ओबीसी तेजस्वी जी हों या अत्यंत पिछड़ी जाति में हो या एक एसटी एससी में हो और एक माइनॉरिटीज में हो, ये तीन डिप्टी सीएम हमें बनाना है। और निर्णय मेरा शुरू से रहा है कि बिहार की राजनीति को जाति धर्म के आईने से मत देखिए। बिहार की राजनीति को हमेशा विकास के आईने पर, और विकास मॉडल देखना हो तो आप पूर्णिया को देख लीजिए। मामला फंसते फंसाते ही सही, लेकिन कांग्रेस ने तय तो कर लिया कि अगर उनका गठबंधन जीता तो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। लेकिन वहां सब कुछ ठीक ही है, यह कहना भी थोड़ा मुश्किल है। उसकी पहली वजह यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जैसे ताकतवर प्लेयर्स की जगह वीआईपी के मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। क्या कांग्रेस और लेफ्ट अपनी दावेदारी के लिए जोर नहीं लगाएंगे? दूसरी वजह पहली वजह से ही निकलती। कांग्रेस सामने से चुप है, लेकिन कांग्रेस में ना होकर भी उनके स्टार प्रचारकों में शामिल पप्पू यादव की बातों साफ है कि तेजस्वी को सीएम बनाने की बड़ी कीमत कांग्रेस वसूल सकती है। वैसे तो जन सुराज पार्टी बनाकर प्रशांत किशोर ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन खुद पीके को यकीन नहीं है कि उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। वो मुख्यमंत्री बनने के सवाल को सिरे से खारिज कर देते हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि जन सुराज के सर्वमान्य नेता वही हैं। हालांकि पीके को लगता है कि उनके विधायकों की संख्या मामूली रही तो वो किसी की भी सत्ता वाले गठबंधन की तरफ लुढ़क जाएंगे। जय बिहार। विचारधारा के आधार पर हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, तो बीजेपी के अगेंस्ट ही रहेंगे। लेकिन मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे आकलन पर जाएंगे तो अर्श या फर्श की स्थिति है। तो अगर हम फर्श पे हैं तो हमारी जरूरत किसी को नहीं है, और अगर हम अर्श पे हैं तो हमको किसी की जरूरत नहीं। अगर बीच में रहे और आपकी जरूरत पड़ी तो, और अगर बीच में रह गए तो हम लोगों ने पहले ही कहा है कि हम लोग समाज की राजनीति करना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर जनता नहीं मैंडेट दे रही है तो जो काम पहले से कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अगर आप एनडीटीवी के पावर प्ले महामंच पर आए नेताओं के बयानों को डिकोड करेंगे तो साफ पता चलेगा बचा पूछा सबने कि जेडीयू के लिए नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा विकल्प मंजूर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने नीतीश के नाम को अगर मगर के आवरण में लपेट रखा है। इस डिकोड से एक सवाल निकलता है कि क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुटी है? दूसरी तरफ आरजेडी जी जान से जुटा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन कांग्रेस में ही एक धड़ा तेजस्वी के नाम पर आनाकानी कर रहा है। और पीके अभी चुनाव देख रहे हैं और चुनाव की हार देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी को यह डर हो सकता है कि चुनाव बाद कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी तो नहीं मारेंगे, लेकिन अपने दिल को वो दिलासा ये कहकर देते हैं कि वो अब प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के सामने 4-4 बार कहा कि अब मैं पलटी नहीं मारूंगा, और मैं औरंगाबाद की मीटिंग में था, मैं और में था, जहां उन्होंने कहा कि अपने नेताओं की ओर इंगित करके इनके कारण मुझे बदलना पड़ा, अब मैं कभी नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ा एश्योरेंस है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी काम करेगी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य तो उसको मिलेगा जिसके लिए बिहार की जनता दिल खोलकर वोटिंग करेगी। अभी एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। इन दोनों की जोर आजमाइश से सत्ता का अमृत कलश निकलने वाला है। अब देखना यह होगा कि किसकी झोली में क्या क्या अमृत फल दिखता है। एनडीए की बात करें तो उसकी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। महिलाओं को रोजगार के लिए जीविका दीदी योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की मदद में नई उम्मीद जगाई है। वहीं मुफ्त बिजली से लेकर 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा भी एनडीए की ताकत है। वहीं आरजेडी के लालू रबड़ी दौर से नाराज मतदाताओं का एक मुश्त वोट भी एनडीए का समर्थन है। लेकिन इन ताकतों के साथ कमजोरियां भी हैं। बिहार में नौकरशाही से आम लोगों में नाराजगी है। वहीं मंत्रियों और नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। साथ ही 20 साल से सत्ता के कारण लोगों में सत्ता विरोधी माहौल भी दिखता है। लेकिन एनडीए के नेता लालू राबड़ी राज के आधार पर ही सुशासन और जंगल राज का निर्धारण करते हैं। मैं आज भी बिहार की जनता को कहता हूं, जंगल राज चेहरे और भेष बदलकर आज भी आ रहा है। रोक सके तो रोक लेना। गलती से भी अगर
महाठगबंधन की सरकार आ गई तो फिर से जंगल राज आएगा। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए ये चुनाव अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में चूके तो अगले चुनाव के आने तक सत्ता से बाहर रहने के 25 साल पूरे हो जाएंगे। महागठबंधन में मुस्लिम यादव समीकरण के साथ रहने के कारण करीब 33% वोटों की गारंटी दिखती है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से मुरझाई पड़ी कांग्रेस में भी नई जान आ गई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जरिए आरजेडी को उम्मीद है कि युवाओं का रुझान उनकी तरफ बढ़ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा करके अपने लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तर्कों से तेजस्वी के इस वादे की धज्जियां उड़ा दी। तेजस्वी जी ने कहा है कि हर परिवार में हम एक नौकरी देंगे और वो भी सरकारी नौकरी देंगे। तो कुल 2 करोड़ 80 लाख परिवार है, 15 लाख के आसपास के पास नौकरी है। मैं 20 भी गिन लेता हूं तो 2 करोड़ 60 लाख नौकरी चाहिए, और 2 करोड़ 60 लाख नौकरी का बी और सी और डी ग्रेड का भी तनख्वाह गिनता हूं तो एवरेज 39,000 आता है। तो 12,85,000 करोड़ रुपया चाहिए, जो बिहार के बजट से 4 गुना है। महागठबंधन ने पहले तो काफी आक्रामक चेहरा दिखाया था, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो इनकी आपसी तनातनी की कड़ियां भी खुलने लगी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने में कांग्रेस को इतना समय लगा कि लोगों में इसकी खराब ध्वनि गई। वहीं सामाजिक न्याय की बात करते करते कांग्रेस ने ताकतवर जातियों को टिकट देने में तरजीह दे दी, जबकि सामाजिक न्याय की बात करने वाले दूसरे नेता तेजस्वी यादव ने टिकट बांटने में यादवों को तवज्जो दिया, लेकिन मुसलमानों को महागठबंधन ने टिकट बांटने में निराश किया। इस सवाल पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के नेताओं को घेर रहे हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी, और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, इन दोनों को चुनाव लड़ने का पुराना अनुभव है, लेकिन इन दोनों के बीच पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जनसुराज पार्टी के लिए सब कुछ नया नया है। हालांकि उसके नेता प्रशांत किशोर पिछले 11 साल से दूसरे दलों और उनके नेताओं को चुनाव लड़ाते आ रहे हैं। उस बीजेपी को चुनाव लड़ने में सबसे पहले मदद की, जिसके बारे में आज उनकी ये राय है। विचारधारा के आधार पर हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, तो बीजेपी के अगेंस्ट ही रहेंगे। लेकिन मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे आकलन पर जाएंगे तो अर्श या फर्श की स्थिति है। तो अगर हम फर्श पे हैं तो हमारी जरूरत किसी को नहीं है, और अगर हम अर्श पे हैं तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। अगर बीच में रहे और आपकी जरूरत पड़ी तो, और अगर बीच में रह गए तो हम लोगों ने पहले ही कहा है कि हम लोग समाज की राजनीति करना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर जनता नहीं मैंडेट दे रही है तो जो काम पहले से कर रहे हैं वो करते रहेंगे। प्रशांत किशोर परंपरागत राजनीति से हटकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए कुछ बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। उनकी पार्टी के नया होने के कारण युवाओं और सिस्टम से निराश लोगों को उम्मीदें बंधी। पिछले 3 साल से वो बिहार में गांव-गांव पदयात्रा करके सीधे जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने और एनडीए महागठबंधन से समान दूरी के कारण उन्हें ताजा विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पीके की पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि कोई मजबूत जनाधार नहीं दिखता। साथ ही अनुभवी चुनाव प्रचारकों की कमी है। साथ ही दूसरे दलों के ठुकराए उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने से सवाल उठने लगे कि ये कौन सी वैकल्पिक राजनीति है। लेकिन पीके कह रहे हैं कि वो जाति और धर्म से अलग हटकर समाज के 5 वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। जनसुराज के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि जब हम अपना कोई भी फैसला करेंगे भागीदारी को लेकर, तो उसमें समाज के 5 वर्ग, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी वर्ग, मुस्लिम और दलित, इन 5 समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। वैसे पीके एक पते की बात जरूर कह रहे हैं,
जिसको चुनाव के नतीजों के बाद वास्तविकता की कसौटी पर कसा जाएगा। पीके ने एनडीटीवी के पावर प्ले शो में साफ साफ कहा, बल्कि कोरे कागज पर लिख कर दिया कि न चुनाव से पहले किसी के साथ जा रहे हैं, न चुनाव के बाद किसी के साथ जाएंगे। न चुनाव से पहले गठबंधन, न परिणाम के बाद गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसको हम बचा के रख लेते हैं। हाँ, जब चुनाव दूर होते हैं तो मुद्दों का शोर ज्यादा सुनाई पड़ता है, लेकिन जब चुनाव सिर पर नाचने लगते हैं तब मुद्दे पीछे छूटने लगते हैं और सामने रह जाते हैं निजी हमले। फिर भी वोटरों के कान अगर नेताओं के भाषणों पर लगे रहते हैं तो आंखें उन मुद्दों को तलाशती हैं जिनसे उनका भविष्य जुड़ा है। इसलिए जंगल राज बनाम सुशासन बाबू एक प्रमुख मुद्दा है। जिस तरह मोकामा में एक बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसका सियासी असर पटना तक दिखाई पड़ने लगा। एक वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे दुलार चंद यादव मोकामा में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह और आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी के खिलाफ जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। इस मामले में आरोप अनंत सिंह पर लगा तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। सवाल उठा कि क्या यह कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है? तो जवाब एनडीटीवी के महामंच पर अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरीके से आए। प्रशांत किशोर ने भी उधर एक बड़ा दाव चल दिया है। उनका यह कहना है कि या तो उनकी पार्टी जबरदस्त बहुमत से आएगी या फिर 2-4 सीटों में ही सिमट जाएगी, या तो अर्श या फर्श। फिर तो विधायक जहां जाना चाहे वो जा सकते। प्रशांत किशोर जब दूसरों को चुनाव लड़वा रहे थे तो सीटों के मामले में इतना लंबा रेंज नहीं रखते थे। वो स्पेसिफिक होकर कहते थे कि भैया फला से फला सीट के बीच में हमारा नंबर आएगा। लेकिन जब खुद लड़ रहे हैं तो यह साफ नहीं है कि वो अर्श पर होंगे या फर्श पर। इसीलिए अगर वैसी स्थिति बनी कि बगैर पीके की मदद के कोई सरकार न बना पाए तब क्या होगा? एनडीटीवी के पावर प्ले में ही पीके ये दमखम दिखा चुके हैं कि चुनाव के बाद भी वो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। जंगल राज चेहरे और भेष बदलकर आज भी आ रहा है, रोक सके तो रोक लेना। आपने किसी भी नेता का चुना होगा, स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रशासन अपना कार्रवाई करे। लगातार एफआईआर हुए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी पोस्टमार्टम कल हुए हैं। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको 48 घंटे में लोग पुलिस गिरफ्तार करेगी, इसमें कहां तो मत। जो हुआ जो मोकामा में हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसका कोई डिफेंस नहीं है। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और बिहार पुलिस अपना काम कर रही है। सबसे ज्यादा जहर है क्या जाति की राजनीति? लिंगायत बोक लिंगायत नहीं है क्या? तो वो बेंगलोर में वो मराठी गैर मराठी नहीं है क्या? एनडीए ही कर रहा है, महागठबंधन नहीं करता है जी। वो राजनीति जाति की सिर्फ एनडीए कर रहा है, महागठबंधन नहीं, कांग्रेस नहीं करता। बिहार मोकामा में, सिवान में खुलेआम आचार संहिता के बाद हत्याएं हो रही हैं। इससे पहले पारस हॉस्पिटल में लोग आते हैं, पेशेंट को मार के चले जाते हैं। प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को कितना दुरुस्त करेंगे? डबल इंजन की सरकार है, दुरुस्त क्यों नहीं है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जंगल राज उसको कहते हैं जब ऑर्गेनाइज क्राइम करके किडनैपिंग करके मुख्यमंत्री आवास ले जाए और वहां रैंसम तय हो। कानून व्यवस्था के सवाल पर आज विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है तो एनडीए में शामिल दल आज भी लालू राबड़ी राज का हवाला देते हैं। लालू राबड़ी से याद आया कि एनडीए के निशाने पर लालू परिवार का वंशवाद भी है। लेकिन ये सवाल तो बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी उठता है। लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने एनडीटीवी के पावर प्ले शो में क्या कहा, ये भी सुनिए। कोई युवा नहीं मिल रहा है, एक युवा मिल रहा है जो उनके घर में है। कल एक महिला मिली थी जो उनकी पत्नी थी। कल वहां एक बेटी मिली थी जो लोकसभा हार गई तो राज्यसभा गई, फिर लोकसभा गई। दूसरी बेटी आई, दूसरा बेटा आया। देखिए, आप एक चीज समझिए, एक तरफ बिहार होगा, बिहार की समृद्धि होगा। आज भी नीतीश कुमार ने कहा मेरा कोई परिवार राजनीति में नहीं है, मोदी जी का परिवार राजनीति में नहीं। ये लोग समाज के लिए आए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो बाकायदा यात्रा तक निकाली। उसके साए में ही बिहार के चुनाव में अब की बार घुसपैठियों का सवाल भी एक अहम मुद्दा बन गया है।
एनडीटीवी के महामंच से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि घुसपैठियों का सवाल चुनाव का नहीं बल्कि सुरक्षा का सवाल है। घुसपैठिया हटाओ ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं आपके मंच के माध्यम से बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम वोटर के नाते रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसमें दो दलों की राय स्पष्ट है। हमारे विरोध में जो ठगबंधन बना है वो कहता है कि मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम होना चाहिए, उनको मताधिकार मिलना चाहिए। और हम स्पष्ट रूप से मानते हैं देश भर की मतदाता सूची से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकाल बाहर करना चाहिए। बिहार के चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो कभी नहीं हुआ। हालांकि सांप्रदायिक दंगे एक दौर में जरूर होते थे। कांग्रेस सरकार के आखिरी दिनों में 1989 में भागलपुर दंगा आज भी बिहार के लोगों को याद है। अब भी सवाल है कि बिहार विकास के मुद्दे पर वोट करेगा या जाति धर्म पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में एंट्री करते ही चुनाव की लाइन तय कर दी। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन विपक्ष के निशाने पर एक और बड़ा मुद्दा भी है, वो है भ्रष्टाचार का। कह रहे हैं कि रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, पुल चोरी हो रहा है, चूहा शराब पी रहा है, आईसीयू में मरीज का पांव कुतर दे रहा है। और विकास अगर हो रहा है तो कैग की रिपोर्ट कहती है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। जो कैग की रिपोर्ट सब मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं कह रहा हूँ। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में सबसे वर्स्ट है। और एजुकेशन की बात अगर कोई आकर के करे, खास करके किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता आकर के करे, अगर वो कॉलेज में पढ़ा रहा हो तो उससे ज़रूर ये पूछिएगा कि बताइए सिलेबस किस ज़माने का चल रहा है, 3 साल की डिग्री 5 साल में क्यों मिल रही है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। ये सब सवाल उनसे पूछिए। इसलिए आम लोगों के विकास का सवाल भी चुनाव में उठ रहा है। एनडीए का वादा है कि वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, तो वहीं महागठबंधन हर घर से एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा है। एनडीए ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है, तो महागठबंधन 5 साल तक हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देगा। ईबीसी के लोगों को बिजनेस के लिए 10 लाख की मदद देने की बात है, तो महागठबंधन ने पंचायती और शहरी निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण सीमा 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा किया है। एनडीए ने किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का ऐलान किया है, जिसके तहत 3 साल तक किसानों को हर साल 3,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं महागठबंधन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने का वादा किया है। जहां एनडीए ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, वहीं महागठबंधन ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। एनडीटीवी के पावर प्ले वाले महामंच पर बिहार की चुनावी रणनीति के तमाम दिग्गजों ने अपनी चुनावी सुविधा और दूसरों की दुविधा के हिसाब से मुद्दों की पड़ताल की। इस सिस्टम ने आपको एक राइट दिया है कि जो काम सही करे उसको रखिए, जो काम नहीं सही करे 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि उसको बदल दीजिए। और अगर बिहार बदलना चाहता है तो हम महागठबंधन की तरफ से विकल्प देना चाहते हैं। 1990 से 2005 तक 94,000 नौकरी मिली बिहार में। 2005 से लेकर 2025 तक साढ़े 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 20 गुना। 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात थी। हमने 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख रोजगार दिया। 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने टारगेट लिया 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है
कि हम 2,70,00,000 लोगों को 20 महीने में नौकरी देंगे। तो ये यदि जनता को समझ में आता होगा तो जरूर वोट करेगी। जनता को तय करना है कि सच कौन बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने उस मैनिफेस्टो पे साइन किया, दे दिया। वो नीतीश कुमार के पासंगे में भी दूसरे नेता हैं क्या बिहार के सर? उस व्यक्ति ने बिहार का प्राइड दिया है। कल तक बिहार से बाहर जाके हम लोग लिफ्ट में जब मुंबई में जाते थे ना, तो सामने वाला पूछता था तो बिहार में रहने वाले नाम बताने में शर्म आती थी। आज हम गर्व से कहते हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। एक चीज आपको उसको समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट और नौकरी दोनों एक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को कमाने के साधन मिलने चाहिए। सरकार इस देश में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी भी सरकार की आज ये हालत नहीं है कि वो सबको नौकरी दे सके। और अगर वो सबको नौकरी देती है तो कहीं ना कहीं से उनसे ही कुछ छीन के उनको पैसे नौकरी के नाम पे दे रही है। तो आपको रोजगार के अवसर बनाने पड़ेंगे और उसके लिए एंटरप्राइज डेवलप करना होगा, चाहे वो लार्ज स्केल एंटरप्राइज हो या फिर स्मॉल स्केल और मीडियम एंटरप्राइज हो। उसके लिए आपको रास्ते खोलने पड़ेंगे। लोग, आपने कहा कि जमीन देना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री लानी है तो आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। अगर आपको इंडस्ट्री लानी है तो आपको लोगों को कर्जे देने पड़ेंगे, बैंक्स को एनकरेज करना पड़ेगा कि यहाँ लैंड करें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कांग्रेस ने हमेशा से इस देश के लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, फार्मर्स के लिए, महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए वादा नहीं किया और उसी को आप और इम्प्लीमेंटेशन, हमने वृद्धा पेंशन 400 की, आपने 500 की, हमने अनाउंस किया अब हम 1500 करेंगे, आपने 1100 की, उसी को आप बढ़ा रहे हैं। उसी विजन को लेके कांग्रेस और आज महागठबंधन में आरजेडी भी निश्चित हम लोगों के साथ में है, तो हम एक विजन लेके चल रहे हैं कि किस तरह से पलायन को रोकना है, हम कैसे करेंगे। हमने निकाला तो क्या ये प्लान आप बीजेपी को नहीं दे रहे हैं? क्या कॉपी नहीं किया है? राजीव गांधी विद्युत योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के थे, आपने अब महिलाओं के जो दूसरे समूह क्या बोलते हैं, नीतीश बाबू ने जो किया है, जीविका दीदी, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। इन मुद्दों पर 121 सीटों के मतदाता उम्मीदवारों का भाग्य गुरुवार को ईवीएम में कैद कर देंगे। फिर नजरें उन 122 सीटों पर होंगी जहां के मतदाताओं को तय करना है कि उनके लिए किस राजनीतिक दल या गठबंधन के चुनावी वादे और मुद्दे ज्यादा अहम हैं। एनडीटीवी के पावर प्ले में सारे राजनीतिक दलों ने अपनी जीत की हुंकार और विरोधियों की नाकामियों का ऐलान कर दिया। अब मामला जनता की कचहरी में है और बिहार के लोगों ने क्या तय कर रखा है, उसके दाम से किसको शह मिलेगी, किसको मात मिलेगी, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में पहले दौर की वोटिंग से पहले प्रचार के दौरान कट्टा शब्द का बार बार इस्तेमाल। ताजा मामला जो है समस्तीपुर का है, जहां आरजेडी के मंच से कुछ ऐसा हुआ। कट्टे वाले गीत तो एक बच्चे ने गाए, लेकिन उसके बगल में नेताजी खड़े थे आरजेडी के। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया। प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर पीएम पद चोरी कर लिया। वहां होते मौजूद कनपट्टी पे जब कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस को लगाया कट्टा, क्रूरता। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। और ये क्या करेंगे? ये कहेंगे आइए हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा प्रहार।
कट्टा इतनी बार चल गया कि वोटिंग से पहले बिहार के प्रचार में कट्टा ही कट्टा नजर आने लगा। कट्टा का सबसे ताजा प्रदर्शन इस बच्चे ने किया। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में तेजस्वी यादव आरजेडी का चुनावी मंच था। मंच पर आरजेडी प्रत्याशी इज्जिया यादव खड़ी हैं। दूसरे नेता भी मौजूद हैं। बच्चे का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। वो बेधड़क चुनावी जंग में जुबानी कट्टा चला रहा है। तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना घरी जाय छै के चौरी के लठिया लेके घुमा छिए त काजी गवार गे बने दे सीएम तेजस्वी भैया के त कट्टा लेके घुमबो ना त कहियो लगता। जाहिर है बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। वैसे भी प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में पहले ही कह दिया था कि महागठबंधन के प्रचार में कट्टे की बात हो रही है। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन कट्टा से सावधान करते हुए बिहार में क्या बयान दिया, जरा उसे सुनिए। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कबाड़ा। इसी के साथ बिहार के चुनावी रण में दोनों पक्षों ने जुबानी कट्टा निकालकर हमला शुरू कर दिया। कितने बेशरम लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। इस देश में किसी प्रधानमंत्री को कट्टा बोलते हुए सुना? आप लोग को हो क्या गया? प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। पीएम से पूछो। देखिए, आरजेडी के कल्चर में ये रहा है, उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है। हुड़दंग मचाना, गोली बारूद, इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये वही 90 के दौर के ही है ना, जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप इनकी सभाओं में देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचता है, किस तरीके से एक अराजकता का माहौल इनकी सभाओं में रहता है। जो भी हो, बिहार की ये कट्टा कथा नई नहीं है। हाँ, वोट के पहले इसका जिक्र जरूर बढ़ गया है। समस्तीपुर में जिस जगह पर कट्टा सॉन्ग का प्रदर्शन हुआ, वहां से महज 2.5 घंटे की दूरी पर मुंगेर में देश की ऐतिहासिक बंदूक फैक्ट्री हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने के गजेटियर में इस बात का जिक्र है कि यहाँ 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक में बंदूकें मिल जाया करती थी। यानी कि जो कट्टा कथा आज आप सुन रहे हैं बिहार के संदर्भ में, वह नया नहीं है। हालांकि वोट के समय में इसका चलन जरूर बढ़ गया है। काशी में आज देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर काशी के घाट दियों की रोशनी से नहा उठे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। देव दीपावली को लेकर काशी की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सभी घाटों पर दीप जलाने से हुआ। यहां के सभी प्रमुख घाट जैसे कि नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट पर विशेष आयोजन हो रहा है। और मेरी सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा जो हैं वो वहीं से मौजूद हैं। मल्लिका, इस बार देव दीपावली पर क्या खास थीम जो है वो बनारस में रखी गई है और किस घाट पर सबसे ज्यादा रौनक है, कितने दिए जलाए जा रहे हैं? देव दीपावली की तस्वीरें आप देख रहे हैं बनारस से। मेरी सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा जो हैं वो बनारस में ही मौजूद है। मल्लिका, एक बार फिर से अगर आप हमें सुन पा रही हैं, इस बार क्या थीम है देव दीपावली की, क्या खास मैसेज वहां से है, कितने दिए जलाए जा रहे हैं और किस घाट पर सबसे ज्यादा रौनक?
तो देव दीपावली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शोर क्योंकि शायद बहुत ज्यादा है इसलिए आवाज वहां तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि सभी प्रमुख घाट जैसे नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट और अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन हो रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले मल्लिका ने हमें एक रिपोर्ट भी भेजी थी, हम वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट से वो अद्भुत शाम जब देवता खुद पृथ्वी पर आते हैं और गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर आज देव दीपावली के उत्सव पर ये खूबसूरत आरती का आयोजन किया गया है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश और दुनिया से पहुंचे हैं आरती देखने के लिए। और आप देखिए यहाँ पर भव्य तैयारियां नजर आ रही हैं। तो वाराणसी के करीब 84 घाटों पर लाखों की संख्या में आज दीप प्रज्वलित किए गए हैं। तो दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट पर आरती का ये अद्भुत मंजर देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं। और आपको बता दें कि देव दीपावली यानी वो पर्व जब गंगा किनारे हर दीप श्रद्धा और आस्था की कहानी कहता है। कहते हैं त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इसी दिन दीप जलाकर विजय का उत्सव मनाया था और तभी से काशी में ये परंपरा शुरू हुई है। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को वाराणसी के घाटों पर करीब 10 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाते हैं। और यहाँ पर इस वक्त ये तो ये रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले मल्लिका ने भेजी थी हमारे साथ। एक बार फिर कोशिश करते हैं मल्लिका से बात करने की। मल्लिका, इस बार देव दीपावली पर क्या थीम रखी गई है और जरा बताइए कितने दिए जलाए जा रहे हैं इस बार? देखिए शुभांकर, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है। मैं आपका सवाल तो बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई, लेकिन यहाँ पर महादेव की नगरी आज जगमगा रही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज काशी की हर गली, हर कोना और यहाँ जगमगाता हर दिया बस यही प्रार्थना दोहरा रहा है। इस वक्त मैं यहाँ पर नंदी चौक पर मौजूद हूँ और आप यहाँ पर शुभांकर वो अद्भुत संख्या देखिए श्रद्धालुओं की। देश और दुनिया से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर अब आप देखिए एकता और लोगों के बीच जो श्रद्धा भाव है वो नजर आता है। जो घाटों की विहंगम तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से दिव्य और भव्य आरती का आयोजन यहाँ पर देव दीपावली हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। श्रद्धालुओं के खिले हुए चेहरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर बहुत भीड़ है और ऐसे में पुलिस के लिए भी यहाँ पे एक बड़ी चुनौती है इस तरह से भीड़ को मैनेज करना। यहाँ पर देखिए शायद वहां पर शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन देव दीपावली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।